हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर आप लोगों के लिए न्यू लेक्चर लेकर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर, तो अच्छा से आप लोग सेपरेट नोट्स बनाइए, वही काम आने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो लेक्चर नंबर 11 हम आज स्टार्ट करेंगे। 10 लेक्चर तक हो गया था इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। तो आइए हम चलते हैं, आज न्यू टॉपिक लेकर आए हुए हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लिखिए। हेडिंग आप लोग लिखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, माइंड बोर्ड पर रखिए। आइए समझते हैं पहले कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, समझिएगा, उसके बाद लिखना है। देखिए, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं 1 मोल यूरिया ले रहे हैं। 1 मोल क्या ले रहे हैं? यूरिया ले रहे हैं। यूरिया सॉल्यूट है, किस में लेना है? तो ये ले रहे हैं 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में, सॉल्वेंट में। तो हमको ये बताइए कि 1 kg वाटर ये सॉल्वेंट हो गया, इसमें सॉल्यूट को मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया ना। आपको तो पता है ना, पढ़ाए थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू क्या लिखे थे, याद है आप लोगों को? देखिए भाई, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई मेन, एडवांस और मेडिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह यहीं से आएंगे, समझ रहे हो ना। जहाँ पर आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही बताएंगे आपको कि राउल्ट साहब का जो लॉ दिया हुआ है वो कहाँ पर फेल करता है। राउल्ट साहब का लॉ कहाँ फेल करता है वो आज की क्लास में आपको हम डिस्कशन करेंगे। जेई मेन, एडवांस, मेडिकल में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से राउल्ट साहब का लॉ फेल करता है। इसलिए आप लोग जो है, अगर मेन, एडवांस, मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, तो आप लोग जो है आज के क्लास पर बहुत ही अच्छा से माइंड अपना कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि 90% नहीं 99% चांस है कि मेन, एडवांस, मेडिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह यहीं से आएंगे। मतलब जहां से राउल्ट साहब का लॉ फेल करेगा वहां से वो स्टार्ट करता है, समझ रहे हो ना। तो आज की क्लास देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए देखा जाए तो ये 1 kg वाटर, इसमें 1 मोल यूरिया डाल दिए, सॉल्यूशन है। कहेगा इसका बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा TF इक्वल टू KFM लिखेंगे, M मोलालिटी है। तो एक सॉल्यूशन और ले रहे हैं, सेकेंड सॉल्यूशन देखो। इस बार हम क्या ले रहे हैं? 1 मोल सॉल्यूट इस बार ले रहे हैं NaCl, सॉल्यूट NaCl किस में ले रहे हैं? तो यह भी बात वही है, 1 kg वाटर में। तो आपको तो पता है ना, अगर इस सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे KFM। KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ये डिफरेंट सॉल्वेंट का KF का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वो एग्जाम में KF का वैल्यू आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, समझ रहे हो। तो आइए इस सॉल्यूशन का समझ गए। आइए इस सॉल्यूशन का डेल्टा TF कैलकुलेट किया गया। कैसे कैलकुलेट? KF का वैल्यू क्वेश्चन देगा, M का वैल्यू आप इसका निकाल लेंगे मोलालिटी का, तो सॉल्यूशन का मोलालिटी और KF से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये डेल्टा TF। तो देखो यहाँ पर, अगर आप KF का वैल्यू और M का वैल्यू रख करके कैलकुलेट किए तो ध्यान देना, यहाँ पर कैलकुलेटेड
क्या कैलकुलेटेड? डेल्टा टी एफ। कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ का वैल्यू 0.40 आया। नहीं समझा? जब इसका के एफ और एम का वैल्यू रख कर मल्टीप्लाई किए तो हम मान लेते हैं इसी तरह से। ये मत करना कि याद करना पड़ता है, याद नहीं करना है, इसी तरह से मान लिए हैं। है तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया? 0.40। जब इस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट। इस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करके जब डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ का वैल्यू निकाला गया तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टी एफ। और वो वैल्यू कितना आया तो जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं ना उतना ही देखा गया। एक बार क्या किए हैं आप, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो इतना आया। इसके बाद एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया तो देखा गया कि हम मेरा जो कैलकुलेट वैल्यू है वही एक्सपेरिमेंट भी बता रहा है। वहाँ पर चलिए इस सॉल्यूशन का आप क्या करेंगे कि वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ। कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वह आया है 0.52। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट करके जब निकाला गया ना, ध्यान देना, जब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया तो देखा गया कि ये वैल्यू जो है वह 1.04 आ रहा था। समझ रहे हो? इसका देखा गया क्या कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सेम आ रहा था। और यहाँ देखा गया कि आप के एफ का वैल्यू और एम मोलालिटी का वैल्यू, इस सॉल्यूशन का मोलालिटी दोनों से मल्टीप्लाई किए तो आपका वैल्यू आया 0.52। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि इस सॉल्यूशन का डेल्टा टी एफ 1.04 बता रहा था। इसका मतलब कि भाई हम जरूर कहीं गलत हैं, मेरा कैलकुलेशन तो कहीं गलत नहीं हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वाला तो इतना मेरे से डबल दोगुना बता रहा है और मेरा उतना ही वैल्यू आया। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। समझ रहे हो? तो ध्यान देना, आप पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका डिफिनीशन बताएंगे। इसका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? वैसा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करके जो निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों अगर डिफरेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखिए डेल्टा टी एफ डिफरेंशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या अलग अलग है, तो यहाँ पर बोलेंगे ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए एबनॉर्मल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड दोनों सेम आ गया ना, तो यहाँ पर ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन यही प्रॉपर्टी यहाँ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड दोनों अलग अलग है। आ रहा है? चलिए तो अब आप लोग लिखिए। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या, आपको बता दिया गया, बस उसको लिखवा देना है। लिखिए, इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ if experimental value of colligative properties not equal to the calculated value of
कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देन द वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ रहे हैं इतना बात? माइंड क्लियर है? चलिए अब आपको बता रहे हैं कि राउल्ट साहब का जो लॉ है वो कहाँ फेल करता है, क्योंकि अभी तक जितना भी आपको बताया गया उसमें सभी जगह अपना राउल्ट साहब ही अपना लॉ दिए हुए हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, सभी जगह आपको राउल्ट साहब अपना लॉ दिए हुए हैं। और ध्यान देंगे आज के क्लास में यही तो आपको बताना है कि राउल्ट साहब का जो लॉ है वो कहाँ पर फेल करता है। देखिए आपको बताया गया था डेल्टा टीवी इक्वल टू KVM बताए थे। इसके बाद बोलो डेल्टा TF इक्वल टू क्या बोले थे, KFM बताए थे। इसके बाद बोलिए P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सब याद है? तो ये सब राउल्ट साहब का ही लॉ दिया हुआ है। तो आज देखेंगे ये लॉ जो है वो कहाँ पर वैलिड है और कहाँ पर वैलिड नहीं है। कहने का मतलब कि राउल्ट साहब का जो लॉ है वो कहाँ पर फेल करता है। समझ रहे हो? चलिए तो अगला आप लोग हेडिंग लिखिए। चलिए हेडिंग आप लोग लिखिए जल्दी से। Raoult's law do not follow in following case। राउल्ट साहब का लॉ किस केस में वैलिड नहीं है? देखते रहना, सब कुछ माइंड में सेट करते चलना है। इसमें आपको दो केस बताएंगे। केस नंबर 1 में देखिएगा, इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, इफ सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, या आप कह सकते हैं इफ सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी कहने का मतलब कि डिसोसिएट होता हो, टूटता हो, तो उस केस में राउल्ट साहब का जो लॉ है वो फेल कर जाएगा। देखिए क्यों ऐसा होता है जी। आज का क्लास देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपका माइंड स्लीप करेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तब ना समझ में आएगा। समझ में क्या नहीं आएगा जी, ध्यान दो। यहाँ पर देखिए पहला केस है कि राउल्ट साहब का लॉ फेल करता है। कहाँ पर? तो कह रहा है कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब टूटने वाला होगा। जैसे देखिए क्या होगा, आप इसमें ये कोई सॉल्यूशन बनाए हैं, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा है, NaCl है। तो हमको ये बताइए कि आप जब NaCl इसमें मिलाए हुए हैं तो क्या आपको पता है ना कि ये NaCl टूटता है, ये इलेक्ट्रोलाइट ना है, टूटेगा आयंस में। कैसे टूटेगा? ये Na प्लस और Cl माइनस में। अब देखिए आप NaCl कितना डाले थे सॉल्यूशन में,
1 मोल। तो आप जो राउल्ट साहब का लॉ है डेल्टा TF इक्वल टू KFM, एम क्या है मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, देखिए तुरंत मिटाएंगे इसको। मोलालिटी इक्वल टू होता है सॉल्यूट का मोल और बाई होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमको ये बताइए कि आप NaCl कितना मोल मिलाए हैं इसमें 1, तो आप यहाँ 1 रखिएगा मोल के जगह पर। लेकिन जब सॉल्यूशन के अंदर में गया है तो ये देखिए टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो 1 मोल यहाँ पर और 1 मोल यहाँ पर कितना हो गया 2 मोल हो गया। इसलिए आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो 1 मोल पर करेंगे, क्योंकि आपको क्या पता है क्या हो रहा है। आप तो कहेंगे कि हम 1 मोल लिए थे, 1 मोल पर निकालेंगे, लेकिन अंदर जाने के बाद वो तो ब्रेक न कर गया है 1 और 1 2 मोल। तो इसमें होगा क्या कि आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और आपका कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों अलग अलग आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर राउल्ट साहब का जो लॉ है वो फेल कर जाएगा, क्योंकि राउल्ट साहब तो बोले थे कि जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपने निकाले हैं कितना 1 मोल, तो यहाँ 1 रखेंगे, लेकिन रियली में कितना हो गया है 2। तो जब एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे तो वो निकालेगा 2 पर और आप निकालेंगे 1 पर, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। तो राउल्ट साहब का लॉ फेल करता है कहाँ पर, जहाँ पर डिसोसिएट हो, मतलब कि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो। पता है ना इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, नहीं कितना तुम लोग वीक है जी। अरे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में ब्रेक करता हो वाटर में डालने के बाद सॉल्वेंट में, ये अभी नहीं पता है। चलो लिखो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन हो सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है एसिड, बेस, जो केटायन एनायन में ब्रेक करता है ना उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, समझे। एंड सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट ये सब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक करता है। आ रहा है कुछ समझ में। अब समाज ये आप लोग पूछते होंगे कि सर एसिड बताइए, बेस और सॉल्ट बताइए, सब कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि हमको तो कुछ आता ही नहीं है। मान लिए हैं कुछ नहीं आता है, कुछ आता नहीं है। आप ही लोग देश का फ्यूचर है। अभी तक आप लोग के एसिड बेस और सॉल्ट नहीं समझ में आ रहा है। अब तुरंत आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है कीजिए। तो बताइए यहाँ पर देखो वैसा कंपाउंड जो H प्लस मतलब प्रोटॉन H प्लस को प्रोड्यूस करेगा वो एसिड, OH को प्रोड्यूस करेगा तो बेस, और दोनों में से कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा मतलब ना H ना OH, उसको बोलेंगे सॉल्ट। सिंपल सा बात है सब जी, हार्ड है ही नहीं। आप लोग ध्यान देंगे तब तो, हार्ड है। आप लोगों से बढ़कर कोई काम थोड़े ना है। देखिए ना यहाँ देखिए, इसको तोड़िए तो आयंस में H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस दिया है तो ये कहेंगे एसिड है, इसमें क्या करना है जी हैं। यहाँ देखो NaOH है, तोड़ो आयंस में Na प्लस और OH माइनस, तो क्या दिया है OH माइनस है, OH माइनस OH देगा तो बेस कहलाएगा, इसमें क्या करना है। इसके बाद देखिए NaCl है, बोलो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसमें टूटेगा क्या, इसमें देखो तो H प्लस है कहीं, OH है, दोनों में से कोई नहीं है तो सॉल्ट है। आंख बंद कर मारना है कि सॉल्ट होगा। जिसमें H होगा एसिड, OH होगा तो बेस, और ना H है ना OH है तो आंख बंद करके मारिए, सभी कंपाउंड सॉल्टे होगा। इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए ये तो केस नंबर 1 था कि राउल्ट साहब का लॉ फेल कर जाता है कहाँ पर, जहाँ पर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब कि जो आयंस में ब्रेक करता हो, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट। ये आपका जो लॉ है राउल्ट साहब का वो सभी फेल कर जाता है।
चलिए अब हम आ रहे हैं केस नंबर सेकंड में। देखिए भाई, अभी से भी ध्यान दे सकते हैं आप। केस नंबर किस में, बोलो ना, सेकंड में, समझे। इसमें क्या है, इफ सॉल्यूट एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, अगर एसोसिएट करेगा तब क्या होगा, समझे। एसोसिएट को समझना, एसोसिएट जुड़ना, एसोसिएट कर जाना। तो देखिए 2CH3COOH, अगर आप इसको बेंजीन में डालते हैं, सॉल्वेंट यहाँ पर कौन सा है, बेंजीन, वाटर नहीं इस बार है। अगर आप इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डालते हैं ना तो ये एसोसिएट हो जाएगा। ये कितना मोल है, अरे ये 2 मोल। यहाँ पर जो रहता है ना उसको मोल भी पढ़ सकते हैं, मोलेक्यूल्स भी पढ़ सकते हैं, पार्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, इतना सारा चीज़ है। कहेगा ये CH3COOH का कितना मोलेक्यूल्स है, कहेगा 2 मोलेक्यूल्स है। कितना मोल है तो कहेगा 2 मोल है, समझ गए हो। चलिए, तो जैसे ही आप इसको बेंजीन में डालेंगे ये एसोसिएट हो जाता है CH3COOH का होल 2। बताइए कितना मोल, 2 मोल। लेकिन एसोसिएट होने के बाद कितना, 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 मोल। तो देखिए 2 लिए थे 2, लेकिन एसोसिएट होने के बाद कितना मोल, 1 मोल। तो यहाँ पर भी राउल्ट साहब का लॉ जो है वो फेल कर जाएगा, क्योंकि राउल्ट साहब कहेंगे कि हम में लिए थे 2 मोल तो हम निकालेंगे 2 पर, और जब एक्सपेरिमेंट करके निकालिएगा तो एक्सपेरिमेंट वाला कितना पर निकालेगा, 1 पर, क्योंकि रियल में कितना हो गया है अंदर में जाकर 1 ना, तो एक्सपेरिमेंट वाला निकालेगा 1 पर। आज आप कहेंगे कि हम 2 मोल तो मिलाए थे, हम देखते देखते मिलाए थे 2 मोल, तो निकालेंगे आप 2 पर, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट वाला सही हो जाएगा। इसलिए आपको बता रहे हैं कि राउल्ट साहब का लॉ फेल कर जाता है। कब, जब सॉल्यूट डिसोसिएट होगा वहाँ फेल कर जाएगा, एसोसिएट होगा वहाँ पर फेल कर जाएगा, समझ रहे हो। तो सर आप पूछना चाहते हैं कि सर राउल्ट साहब का जो लॉ है वो सही कहाँ पर है। हाँ, तो देखिए, वैसा सॉल्यूट जो न तो डिसोसिएट होता है और न ही एसोसिएट होता है, आगे बताएंगे, इसी में अभी धैर्य बना कर रहिए। वैसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट भी नहीं होगा, एसोसिएट भी नहीं होगा, वहाँ पर राउल्ट साहब का लॉ सही है। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है देखिए बताएंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसमें शुगर एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्लूकोज एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके बाद इसका एग्जाम्पल यूरिया हो जाएगा। तो अभी तक आप ध्यान दीजिए, जितना भी लेक्चर में क्वेश्चन करवाए थे, पता नहीं आप लोग ध्यान देते होंगे चाहे नहीं, जितना भी हम क्वेश्चन करवाए थे, चाहे आपको समझाने की बात हो, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सभी में हम सॉल्यूट जो है ना यही तीनों में से कोई लिए हैं। यूरिया लिए होंगे, नहीं तो शुगर लिए होंगे, ना तो फिर ग्लूकोज लिए होंगे, तीसरा नहीं लिए हैं, क्योंकि हमको पता था वहाँ पर कि राउल्ट साहब का लॉ भी बताया आपको नहीं है और फेल कर जाता है। इसलिए आपको हम यही तीनों ले करके अभी तक समझाते आ रहे थे और आप समझते आ रहे थे। आ रहा है, तो अब समझ गए। चलिए, इतना सारा चीज़ समझ गए होंगे कि राउल्ट साहब का लॉ फेल करता है। एक बात और है, आप सोचते होंगे सर राउल्ट साहब का जो लॉ है, जितना भी राउल्ट साहब अपना लॉ दिए हुए हैं, डेल्टा TF = KFM दिए हुए हैं, या फिर डेल्टा TB = KBM दिए होंगे, या फिर आप सोचते होंगे P0 - PS/P0 रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप चाहते हैं इनके लॉ को सही करना, कि आप इनके लॉ को सही कैसे करेंगे,
चाहते हैं जी बिल्कुल। और इन्हीं के लॉ को हम सही करेंगे, जो ये साहब जी दिए थे ना, इस लॉ को ही हम सही करके दिखाएंगे। ये जो लॉ है वो सभी तरह के सॉल्वेंट के लिए काम कर सकता है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा साइंस के लोग जो है आगे सोचे इस पर। आगे राउत साहब तो दे दिए अपना, बाकी लोग समझिए। तो जब इसमें माइंड लगाया गया कि भाई इनके लॉ को जो है कैसे सही किया जाए, तो देखिए सही कैसे किया जाए। इस लॉ को सही करने के लिए आपको दो बात आपको बताएंगे, देखिए कौन कौन। एक बताएंगे ये अल्फा के बारे में, इसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कुछ लोग 11th क्लास में पढ़े भी होंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा का नाम है। और जब ये पढ़ लेंगे तो एक नया टर्म आता है, कौन सा? आई। इसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। कौन सा? वांट ऑफ फैक्टर। ये आई है और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है। अगर आपको ये दोनों समझ में आ जाएगा, अल्फा आएगा तो आपको आई समझ में आएगा, अल्फा समझ में नहीं आएगा तो आई समझ में नहीं आएगा। और जब आई समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको ये जो लॉ है इनका राउत साहब का, ये सही आपको करने नहीं आएगा। सीधा सा वही बात है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। चलिए हम चलते हैं, पहले अल्फा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्फा समझ में आएगा तभी समझ में आएगा आपको आई, और आई समझ में आएगा तभी आपको राउत साहब के लॉ को सही करने आएगा। ठीक, चलिए तो आप लोग हेडिंग लिखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिखना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिखा जाता है इसको। तो आइए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है पहले समझिए, उसके बाद लिखेंगे। देखो, 1 मोल सॉल्यूट में, कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल सॉल्यूट में जितना डिसोसिएट कर जाएगा सॉल्यूट, उसको बोलते हैं अल्फा। 1 मोल सॉल्यूट में जितना डिसोसिएट होगा उसको हम अल्फा बोलते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, देखिए CH3COOH, बोलिए यह कैसे टूटता है? CH3COO माइनस और H+ में, सही है ना? चलिए हम लेते हैं ये 10 मोल। जब रिएक्शन, अब अरे भाई, जब आप ये सॉल्यूट है तो इस सॉल्यूट का कुछ अमाउंट लेंगे ना, कुछ अमाउंट नहीं लेंगे? लेंगे ना। सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो इस सॉल्यूट का कुछ अमाउंट लेंगे। चलिए हम इस सॉल्यूट का अमाउंट ले लिए हैं 10 मोल। इसको क्या लिखेंगे हम? मोल टेकन। कितना लिए? 10 मोल। अभी देखिए 10 मोल ये लिए हैं, तो क्या अभी लिए हैं, अब प्रोडक्ट भी बन जाएगा उसी टाइम में? अभी नहीं बनेगा। अभी रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट भी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो अभी ये रिएक्टेंट हम 10 मोल अभी लिए हैं, तो लिए हैं तो अभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 0 अब जो है कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद आपको पता है कि रिएक्टेंट है तो ये घटता है, घटेगा। अब प्रोडक्ट है तो बनेगा। तो मान लेते हैं हम इसी तरह से कि ये जो रिएक्टेंट है पहले 10 था, प्रोडक्ट 0, कुछ समय के बाद यह कितना इसमें से घट गया, देखिए डिक्रीज कर जाए, इसमें से घट गया ना तो माइनस देंगे, अब बनता है तब प्लस दिया जाता है। तो ये 10 था, 0, कुछ समय के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये -5 यह बनेगा, तो बनेगा तो कितना?
+5 और +5। कहेंगे सर ये कैसे आप कर रहे हैं? यहाँ से सब कुछ सेट करते चलिए, ना तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ कितना मोल है? 1। तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है? यहाँ भी 1 है। यहाँ कितना है? यहाँ भी 1 है। तो जब ये 1 तो ये 1 तो ये 1, तो ऐसे कहेगा। जब ये 5 खत्म तो ये 5 और ये 5 बनेगा तो प्लस देंगे, घटेगा तो माइनस देंगे। बस कंसेप्ट इतना ही है। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे रहता 2, तो देखो ये 1 है तो ये 2 है। जब ये 5 है तो ये 10 अब यहाँ लिखना पड़ता है। अरे ना, ऊपर डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा उसके डबल। यहाँ 1 तो यहाँ 2 डबल है ना, तो यहाँ 5 तो यहाँ 10 डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +5। अब रिएक्शन के बाद बोलिए कितना बचेगा? ये नहीं बचेगा। आफ्टर रिएक्शन 5 खत्म तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये कितना बचेगा? तो 5 वही ना, और ये 5। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या देखना है? डिफिनीशन पर फिर आप लोग ध्यान दीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भाई काम आएगा, हम बोल रहे हैं बार बार। 1 मोल सॉल्यूट में जितना मोल डिसोसिएट कर जाएगा, ये कितना लिए हैं? 10 लिए हैं। तो 10 में कितना डिसोसिएट कर गया? 5। ये ना डिसोसिएट तो बच गया है, उतना डिसोसिएट होने के बाद इतना बच गया। तो आप कहिएगा कि 10 में 5 मोल डिसोसिएट कर गया, तो 1 में कितना डिसोसिएट होगा? 5/10। और इसी को कह रहा है अल्फा बोलते हैं। 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा उसी को बोलते हैं अल्फा। तो 10 मोल में 5 डिसोसिएट है, तो 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा? 5/10, यानी कि इसी को अल्फा बोलेंगे। ठीक है ना? चलो, तो आप लोग यहाँ लिखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ सॉल्यूट टेकन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिख लेंगे ना, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, और बाकी आप लोग ये लिख लेंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे अल्फा = 5/10, यानी कि 0.5। बस आया? चलिए, लिख लिए होंगे अल्फा = 5/10, यानी कि 0.5। अब आ रहे हैं हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा, दोनों अल्फा ही होता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, इसमें कोई मतलब गलत मत समझिएगा। डिसोसिएशन इसको भी क्या बोलते हैं? अल्फा ही बोलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1 मोल सॉल्यूट में जितना एसोसिएट होगा, क्या होगा? 1 मोल में जितना एसोसिएट होगा उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और 1 मोल में जितना डिसोसिएट होगा उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दोनों को क्या बोलते हैं? हम अल्फा ही बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड पर मोल ऑफ
एसोसिएट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड पर मोल ऑफ सॉल्यूट टेकन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ, क्या बोलेंगे, बोलो ना, एसोसिएशन। समझे? यहाँ 1 मोल में कितना एसोसिएट होगा और वहाँ 1 मोल में कितना डिसोसिएट होगा। चलिए देखो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, माइंड यहीं पर रखिएगा, बाहर मत रखिएगा, समझे? चलो CH3 COOH, आप इसको किस में डालना है? बेंजीन में डालिए। ये 2 मोल लिए थे, बेंजीन में डालने के बाद बोलो तो ये क्या हो गया था? CH3 COOH का होल 2 ना, बोलो। चलो देखो अब इसका हम ले रहे हैं 1 मोल, ये मोल टेकन है, क्या है ये? बोलो, मोल टेकन है। तो हमको ये बताइए ये कितना है? 1 है ना। तो अभी लिए हैं तो लेते लेते प्रोडक्ट भी बन जाएगा? नहीं ना, तो नहीं बनेगा तो कहना कि अभी 0 बनेगा। अब देखिए कुछ समय के बाद क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये महाशय जी घटेंगे और ये महाशय जी बनेंगे। तो आप कहिएगा कि ऐसी तरह से मान लेते हैं कि 1 था ना, इसमें से अल्फ़ा जो है वह एसोसिएट कर गया। तो 1 जब इसमें 1 था, इसमें से अल्फ़ा एसोसिएट हो गया, तो ये कितना बनेगा? आप लोग बता सकते हैं कितना बनेगा? नहीं पता है? बता रहे हैं, ये बनेगा α/2। प्लस दे दीजिएगा क्योंकि बन रहा है, और घट रहा है तो माइनस देंगे। देखिए कैसे, ये कितना है? 2 है, 2 मोल। ये कितना है? 1 मोल। यहाँ मोल रहता है तो लिखिएगा कि जब ये 2 मोल है तो प्रोडक्ट बन रहा है 1 मोल। जब ये 1 मोल होगा तो ये होगा 1/2। जब ये अल्फ़ा होता 1/2 इंटू अल्फ़ा, कितना? α/2। देखिए जब ये अल्फ़ा है तो ये α/2 है। रिएक्शन के बाद बोलो ये कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फ़ा, ये कितना? α/2। ये कितना है? α/2। समझ रहे हो? तो 1 में बताइए, तो हम जान करके कहीं लिए हैं, तो 1 मोल में कितना एसोसिएट कर गया है? 1 मोल में ये तो रिमेनिंग, ये तो बच गया है ना। कितना एसोसिएट कर गया? अल्फ़ा। तो कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर अल्फ़ा है। बस 1 में, यहाँ 1 हम लिए ही हैं, तो 1 में देखना है कि आप 1 मोल में कितना एसोसिएट कर गया। तो अल्फ़ा एसोसिएट कर गया है, तो बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा हो गया। यहाँ पर इसमें क्या करना है? आया? चलिए ये सब खत्म। अब आ रहे हैं हम अल्फ़ा के बारे में जानकारी खत्म। अगर आप लोगों को अल्फ़ा समझ में नहीं आएगा तो वांट ऑफ फैक्टर आई समझ में नहीं आएगा, और आई पर ही ये पूरा चैप्टर है अगर आप मेन एडवांस मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आता है जहां पर राउल्ट साहब का लॉ फेल कर जाता है। समझ रहे हैं ना? और राउल्ट साहब का लॉ फेल कर जाएगा तो उसी को तो सही बना रहे हैं हम। अल्फ़ा के बारे में जानकारी खत्म। आप देखेंगे आप वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आप देखिए। चलिए वांट ऑफ फैक्टर आई, ये होता क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखो आई का डिफिनीशन है 1 मोल सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद, फिर से 1 मोल सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद टोटल
जितना मोल हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर में उसको बोलते हैं आई। 1 मोल सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद 1 मोल, ध्यान देते रहना मेरी बात पर, 1 मोल बोल रहे हैं हम, 1 मोल सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद सॉल्यूशन में जितना मोल हो जाएगा उस सबू को जोड़ देना है, उसी को बोलते हैं हम आई। नहीं आया? देखो पहले समझिएगा, यहाँ लिखना है, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझिए ये हम बोल क्या रहे हैं। CH3COOH, इसको तो आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं है, आप इसको आयंस में ब्रेक करेंगे, CH3COO माइनस और बोलिए H प्लस, सही है। चलिए मोल टेकन, कितना मोल लिए थे? 10 ले लिए हैं। रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, अभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होगा तो ये खत्म होगा ना, रिएक्टेंट है तो खत्म, प्रोडक्ट है तो बनेगा खत्म। तो मान लेते हैं इसमें कि 5 खत्म, मान लिए हैं, आपका मन है तो मान लीजिए 6 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, इसमें क्या करना है। तो अब मान लिए हैं कि इसमें से 5 खत्म, तो जब 5 खत्म तो बोलो कितना बनेगा, ये बनेगा +5 आ रहा है समझ में। बोलिए रिएक्शन के बाद ये कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये कितना? 5। ये कितना? 5। देखो आई क्या है, नहीं इसमें मेरा दोस्त मत दीजिएगा भाई लोग। देखिए आई क्या है, आई यहाँ पर कह रहा है 1 मोल सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होने के बाद टोटल जितना मोल सॉल्यूशन में होगा उसको हम आई बोलते हैं। यहाँ पर कितना लिए थे? 10 लिए थे, ध्यान देना, यहाँ लिए हैं 10। तो जब हम रिएक्टेंट लिए थे 10 मोल, तो रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में टोटल कितना मोल हो गया? सॉल्यूशन में टोटल, तो देखो टोटल 5A 5A 5A, रिएक्शन के बाद टोटल कितना हो गया? 5 5 5 15 ना। तो आप कहिएगा कि 10 मोल डिसोसिएट होने के बाद हो रहा है 15, तो 1 मोल डिसोसिएट होने के बाद कितना होगा? 50/10 यानी कितना हो जाएगा? 3/2 यानी कितना? 1.5 ना। तो इसी को बोलते हैं हम आई। अभी नहीं आया? 1 मोल सॉल्यूट, सही है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे I इक्वल टू, ये हो जाएगा 15/10 यानी कहने का मतलब 1.5, सही है। चलो डिफिनीशन लिखो। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट becomes, total number of mole of solute becomes after dissociation or association, after dissociation or association of 1 mole of solute taken, 1 mole of solute taken is called want of factor, is called want of factor। आ रहा है कुछ समझ में? अब देखो इसी से हम लोग सही बनाएंगे, इसी पर काम होगा जी मेरा। ये लिख लिए होंगे ना, तो आगे देखो। अब देखिए जब आप कोलगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो हमको ये बताइए आप कितना मोल लिए थे सॉल्यूट? 10 लिए थे। तो आप जो वैल्यू निकालेंगे कोलगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वह डेल्टा TF हो, चाहे डेल्टा TB हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, जो भी हो, तो आप कहेंगे कि सर हम तो सॉल्यूट 10 लिए थे तो हम 10 पर निकालेंगे। तो आप निकालेंगे 10 पर, क्योंकि आप रियली में कितना लिए थे?
10 लिए थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके निकालिएगा ना तो एक्सपेरिमेंट वाला कहेगा कि नहीं हम निकालेंगे 15 पर, क्योंकि रियल में सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है 15 है। तो एक्सपेरिमेंट वाला निकालेगा 50 पर, आप निकालेंगे 10 पर, जिसकी वजह से भाई आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब आप देखिए सही करना है इसको ना, एकदम इजी है सब जी। देखो ना तुम लोग केवल देखिए तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू ये जो वैल्यू है 15, एक्सपेरिमेंट वाला निकालेगा इस पर ना, एक्सपेरिमेंट वैल्यू 15 पर और कैलकुलेटेड 10 पर, तो आप यहाँ निकालेंगे ऐसे, समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंटल CP क्या निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा एक्सपेरिमेंटल CP मतलब जी सेंट्रल पुलिस है नहीं, कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, और नीचे में आप निकालेंगे वो क्या कहलाएगा कैलकुलेटेड। बोलो गलत बोल रहे हैं, कैलकुलेटेड। कहने का मतलब कि अगर आप अपने को सही करना चाहते हैं, किसको, अपने को सही करना चाहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही होता है ना। अगर आप कैलकुलेटेड वाले को सही करना चाहते हैं तो उसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेरिमेंटल वाला आ जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल CP इक्वल टू I इंटू क्या लिखेंगे कैलकुलेटेड CP। देखिए यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट यही है कि अगर आपका जो वैल्यू कैलकुलेटेड है अगर उसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेरिमेंट वाला आ जाएगा, और एक्सपेरिमेंट वाला गलत नहीं होगा। गलत होगा कौन, आपका कैलकुलेटेड वाला। तो कैलकुलेटेड में क्या करना है, I से मल्टीप्लाई कर देगा, एक्सपेरिमेंट वाला आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब देखिए डेल्टा TB इक्वल टू बोलो क्या होता है KBM, यही ना होता है कैलकुलेटेड। अब इस महाशय जी में कैलकुलेटेड वैल्यू है, अब इसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक नया वर्ड आ गया, I सब में करेंगे। अब एक नया वर्ड, इतना देर से क्या पढ़ रहे थे आप लोग, डेल्टा TF इक्वल टू बोलो KFM, तो ये कैलकुलेटेड है, इसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा एक्सपेरिमेंटल, समझे। इसके बाद बोलिए क्या बताया गया था, P0 माइनस PS बाई P0 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, इसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है कुछ समझ में। और एक आइए पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, इसमें I से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर आपका सही होगा। ध्यान दीजिए आप लोग NCERT बुक पढ़ते होंगे तो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। NCERT बुक में केवल 2 ही क्वेश्चन है जिसमें I की ज़रूरत होगी, मतलब कि I का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज जितना भी NCERT में न्यूमेरिकल दिया है वो सभी में I की ज़रूरत नहीं है। I का वैल्यू जो है वह 1 होता है। इसलिए कुछ लोग जो है, कुछ टीचर्स लोग क्या करते हैं, वो याद ही करवा देते हैं कि बाबू आप लोग याद कर लीजिए कि I का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि NCERT में सभी क्वेश्चन में I का वैल्यू जो है वो 1 लिया गया है। कहने का मतलब कि NCERT बुक में देखो अभी तक जितना भी आपको बताए थे उसमें सॉल्यूट क्या लिए थे, शुगर लिए थे, यूरिया लिए थे, ग्लूकोज लिए थे। और बताएंगे आपको इसी में आगे कि इसका जो वैल्यू है यूरिया शुगर ग्लूकोज का, I का वैल्यू 1 होता है। तो जब 1 होगा तो क्या इसके लिए ये फार्मूला सही नहीं है,
इसीलिए राउल साहब का लॉ जो है यूरिया शुगर ग्लूकोज के लिए ही सही है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, आई का 1 होता है। एनसीईआरटी बुक में आप लोग याद कर भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। बाकी सभी न्यूमेरिकल जितना है उसमें आई का वैल्यू 1 ही आपको लेना है। ठीक है ना। चलिए, तो हो गया। आप लोग आज की क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, देखेंगे अब अगले लेक्चर में आई का वैल्यू जो है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू कैलकुलेट करना ही इम्पोर्टेंट है। आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है यही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना। तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही पर हम ब्रेक लेंगे। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए। थैंक यू।